Dear students, today once again we should consider crucial questions from John Milton, which are very important regarding TGT preparation. Question based on Milton's biographical and literary career. So yesterday we discussed question number 60. Now today we are going to start question number 61. Let us see question number 61. Let there be light, and light was over all. Why am I thus bereaved? बहुत अच्छी लाइनें हैं. कहता है कि जो प्रकाश है, जहाँ प्रकाश हो और वाज ओवर ऑल, सारा प्रकाश जो होना था वो ख़त्म हो गया. अब वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी का एक अंधकार में वातावरण हो गया है, तो भी इस प्रकार मैं क्यों दुखी हूँ. अपने आप से बातें कर रहा है. तो देखिए, मिल्टन ने भी बात की ऐसे ही. वैसे सैमसन बात करता है. सैमसन एगोनिस जो ट्रेजिडी है जॉन मिल्टन की, उसमें मिल्टन का अपना जीवन रिफ्लेक्ट होता सैमसन के रूप में, जो पैराडाइज रिगेंड के बुक 4 का एक पार्ट है. तो सैमसन एगोनिस इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा. इसलिए बी. नाउ वी शुड कंसीडर क्वेश्चन नंबर 62. आप जानते हैं कि डेलिला एपियर्स इन, ये कैरेक्टर है सैमसन एगोनिस की. लेडी कैरेक्टर, फिलिस्तीनी महिला, जो सैमसन की जो है पत्नी के रूप में है. इसलिए इसका भी एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी. इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 63. ओ फॉल फ्रॉम व्हाट वाई स्टेट ऑफ ब्लिस इनटू हार्ट ओ. देखिए, ये पंक्तियाँ, ओ फॉल पतन, फ्रॉम व्हाट हाई स्टेट ऑफ ब्लिस, खुशियों का जो उच्च स्थान था अर्थात स्वर्ग, वहाँ से पतन, इनटू कहाँ, इस धरती पे, इस मॉर्टल वर्ल्ड में, वाट ओ, कितना दुख है, यानी बहुत दुखद है. ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं. और इसमें जो एडम और यू का पतन वहाँ हुआ, तो अब एडम पछतावा कर रहा है, और ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 64. सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ द बेस्ट सोसाइटी. बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. कहता है सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ द बेस्ट सोसाइटी. एकाकीपन, एकांत, अकेलापन कदाचित सबसे अच्छा समाज होता है. मिल्टन ने ये बात कही है कि जब देखा कि वर्ल्डली ग्लैमर पोजीशंस, गृहयुद्ध में सिविल वार छिड़ा हुआ था, और उस समय मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज डिसअपियर्ड फ्रॉम द सोसाइटी. जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज वर डिसअपियर्ड. तो बहुत दुखी था. तो कहता है सबसे अच्छा समाज है अकेलापन, जिसमें हम विशुद्ध चिंतन कर सकें. ये मिल्टन की पवित्र पंक्तियां हैं. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्रचलित क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 65. Many times this question
was asked in TGT examination. Milton was of Devil's Party without knowing it. Who quote to Milton? तो विलियम ब्लेक ने ये बात कही थी कि मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ब्लेक। क्या होगा? ब्लेक। ये आंसर होगा ब्लेक। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 66, एल एलेग्रो और डबल एल पेंजेरेजो लाइसिडस बिलोंग टू द पीरियड। तो ये 4 पीरियड हैं, हॉल्टन पीरियड, जर्नलिस्टिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड, नन ऑफ देम दीज। तो हॉल्टन पीरियड फर्स्ट पीरियड है उसके लिटरेरी कैरियर का, ये पहला हॉल्टन पीरियड। फिर अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 67, द थर्ड वाइफ ऑफ मिल्टन इज एलिजाबेथ मिंसल, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? एलिजाबेथ मिंसल। ध्यान दें, एलिजाबेथ मिल्सन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 की बात करते हैं। In 1671, Milton issued his last volume of poetry which contained, तो पैराडाइज रिगेन था, उसी पाल सैमसन एगोनिस्ट है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा पैराडाइज रिगेन यानी ए। इसके पश्चात हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, द पीरियड नोन एज द मिल्टन एज। इसमें कहता है कि 1621 से 1681, 1619 से 1665, 1628 से 1655 और 1625 से 1660। तो मिल्टन का जो एज है वो चार्ल्स फर्स्ट से शुरू होता है और चार्ल्स सेकंड की सीमा जब शुरू, उसका राज 60 से शुरू होता है, 1660 तब तक, इसलिए कि इसका 1625 से 1660 ये एप्रोप्रिएट आंसर होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 70, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। मिल्टन के युग में 3 प्रकार के कवियों की कैटेगरी थी और वो कवि कौन थे? 4 ऑप्शन, मेटाफिजिकल, कैवलियर, प्यूरिटन और क्रम से। तो मेटाफिजिकल वगैरह जॉन डन वगैरह, कैवलियर कैरी वगैरह और प्यूरिटन तो मिल्टन था ही, इसलिए यही पहला 70 का एप्रोप्रिएट आंसर है ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 आइए देखते हैं, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो इसमें आप देखें कि डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, 4 दिए हैं आंसर, पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेन, प्रो सी डिफेंसियो। तो इसमें जो पैराडाइज रिगेन्ड है वो डिक्टाइना कृष्णा कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रिगेन, ये सी इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। कौन सा? सी। इसके पश्चात नाउ वी सी 72 क्वेश्चन नंबर 7, दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट आर ओपनिंग लाइन्स बाई। ये मिल्टन, एरिस्टोटल, सिल्विया प्लेथ और शेक्सपियर। देखिए 72 में दे आल्सो सर्व स्टैंड एंड वेट, ये मिल्टन की लाइनें हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, लेकिन ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है उसकी अंतिम लाइनें हैं, इसमें आ गया ओपनिंग लाइन्स बाई, तो
हैं लेकिन मिल्टन की, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा मिल्टन। फिर आया क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज मिल्टन्स एरियोपेगेटिका। सॉनेट है कि इपिक है, प्रश्न आता है कि ये क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके ऑप्शन। इसका ऑप्शन है ए प्ली फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्या आंसर है? ए प्ली, यानी इसमें वकालत की है प्रेस की आज़ादी की। और उस समय चार्ल्स फर्स्ट राजा था। चार्ल्स फर्स्ट ने बुक लिखने के लिए भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया था। बिना परमिशन के कोई रचना नहीं हो सकती थी। इसलिए एरियोपेगेटिका जो एक प्रोज वर्जन है, प्रोज में लिखी गई गद्य का एक यूनिक एग्जाम्पल है जॉन मिल्टन का। नाउ क्वेश्चन 74, पिम, कैमडेन एंड मिल्टन लिव्ड इन द सेम एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड हैड द सेम बेंट ऑफ माइंड। देवर, ये सब प्यूरिटन्स थे उस समय के। कौन थे? प्यूरिटन्स। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन 76, whom did Milton call sons of Belial, flown with insolence and wine। तो देखिए, अच्छा इसके पहले एक क्वेश्चन अभी देखिए छूट गया। 2 weeks आफ्टर द beheading ऑफ किंग चार्ल्स appeared a book by Milton which justified the beheading। What book was this? तो देखिए, टेन्योर ऑफ किंग्स जो मिल्टन ने 1649 में उसके लिए लिखा, क्रॉमवेल के लिए। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर 75 का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में पूछता है, मिल्टन कहता है whom did Milton call sons of Belial, flown with insolence and wine। तो इसमें जो मिल्टन ने सन्स ऑफ बेलायल कहा है वो कोर्ट राइटर्स ऑफ द रिस्टोरेशन के लिए ये बात कही है, जो दरबारी लेखक थे उनके लिए कहा है। कौन थे? कोर्ट राइटर्स। उसके बाद अगला 77, व्हाट एल एलेग्रो मीन। एल एलेग्रो का अर्थ होता है द चीयरफुल मैन। ये चीयरफुल मैन, ये कविता लिरिक मिल्टन ने जो लिखा, इसमें एल एलेग्रो और इसी के साथ दूसरी थी एल पेंजरेजो। तो एल एलेग्रो का ये इटालियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है चीयरफुल मैन, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर द चीयरफुल मैन। और क्वेश्चन नंबर 78, कामस इज ए मास्क। मिल्टन कॉल्ड इट मास्क ऑफ कामस। इट वाज प्रेजेंटेड at Ludlow Castle before the Earl of Bridgewater in 1634. What are its dominant features? तो लिखा है पेस्टोरल ड्रामा विद मेलोडियस सॉन्ग्स, ये भी ठीक है। इट इज ए मास्क इन फॉर्म, ठीक है। और फिर है इट इज ए मॉरल पर्पज एंड ए प्यूरिटेनिक स्पिरिट, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे तथ्य ए बी सी तीनों सही हैं। पेस्टोरल ड्रामा है, मेलोडियस सॉन्ग्स भी हैं, मास का ही है फॉर्म में, और इसमें मॉरल पर्पज, लेडी जो थी बहन, उसके मॉरल पर्पज को कैसे उसने अपनी सेलिब्रेसी को अक्षुण्ण रखा उसके बारे में कहा गया। तो ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, हु सेड दैट द सोनेट एंड मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट। किसने कहा था
कि सॉनेट जो है मिल्टन के हाथ में एक ट्रम्पेट, एक वाद्य यंत्र के रूप में, तो रही वाद्य यंत्र के रूप में हो गया, उसके लिए एक बाजे के रूप में हो गया। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट एपिक इन द इंग्लिश लैंग्वेज। Noted below are some of its salient features. Mark the one which you feel is appropriate. तो पैराडाइज लॉस्ट ग्रेटेस्ट एपिक है। इट हैज़ सब्लिमिटी ऑफ थॉट भी है, वैचारिक गांधीर्य, उदात्तता, और इट हैज़ ग्रैंडवर ऑफ स्टाइल डिक्शन। इसके शब्द, भाषा शैली बहुत शानदार है। द थीम इज़ द फॉल ऑफ मैन है, ऑल ऑफ द अबव। इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस और देखे। होपफुली इफ़ यू वॉच इट केयरफुली एंड सिंसियरली, it will be more applicable and beneficial regarding TGT preparation. Thank you very much.